हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द पोर्टल ऑफ अपेक्स एकेडमी। इस पोर्टल पर हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए थे। बट अब इसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे बेटा कि इलॉन्गेशन किसी टेपर सेक्शन में किस तरीके से हो सकती है। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी taper section under axial load. Axial load. Okay. टेपर सेक्शन अंडर एक्सियल लोड। एक्सियल लोड क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये हमें आपको पता ही है। व्हेन द लोड इज अप्लाइड along the longitudinal axis of the body, ठीक है, एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज दैट एक्सिस विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो टेपर सेक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो एक टेपर सेक्शन का एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक, सो ओके, मैंने मान लिया ये एक टेपर सेक्शन है। दिस इज द टेपर सेक्शन। ठीक है, एक मैंने कोन बनाया था, उसी में से एक टेपर बनाया। ठीक है, सो दिस इज माय टेपर सेक्शन। ओके, ठीक है, तो और इस टेपर सेक्शन की जो लेंथ है, यहां पर मैं दिखा देता हूं लेंथ टेपर सेक्शन की। दैट इज L। ठीक है, दैट इज L। तो अब टेपर सेक्शन में जो पहला केस मैं ले रहा हूं बेटा, वो है कोनिकल सेक्शन। कोनिकल सेक्शन, ठीक है, कोनिकल सेक्शन। अब कोनिकल सेक्शन में क्या होगा बेटा कि एक कोन होगा। कोन आप समझते हैं कैसा होता है बेटा, अब एक यहां पर अपेक्स होता है और उसके चारों तरफ एक सरफेस राउंडेड फॉर्म में जिसका बेस सर्कुलर होता है। ठीक है, वो होता है। तो एक कोनिकल सेक्शन मैंने मान लिया है। ठीक है, और इस कोनिकल सेक्शन को मानने के बाद मैंने देखा कि देयर आर टू डायमीटर विच वी नीड टू कंसीडर। दो डायमीटर हैं जिसे हमें लेना पड़ेगा। पहला डायमीटर ये, ठीक है, और दूसरा डायमीटर ये। ठीक है, तो इसे मैंने कह दिया D1 डायमीटर, D2 डायमीटर। इसकी क्रॉस सेक्शन की बात करूं मैं, अगर पीछे वाले हिस्से को देखूं तो इट विल अपीयर लाइक दिस। ओके, सो दिस इज D2, ये आपका डायमीटर 2। ठीक है, सो दिस इज D2। ओके, तो लेंथ हमने मान ली है, डायमीटर हमने देख लिया है। ओके, अब मैंने क्या किया कि यहां से एक एक्स, इस अपेक्स से मैंने एक एक्स लेंथ पर स्ट्रिप कंसीडर करी। मान लीजिए यहां पर एक कंसीडर करी मैंने स्ट्रिप, ये स्ट्रिप, इसे मैं हैच कर देता हूं। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया ये डिस्टेंस यहां से यहां तक x है। ठीक है, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक dx है, dx। ओके, ठीक है, ओके। साथ साथ मैंने ये भी कह दिया कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक L1 है, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक L2 है। ठीक है, यानी कि मैंने अपेक्स से लेंथ भी देख ली है, दोनों डायमीटर की, दोनों जो आपका क्रॉस सेक्शन है। तो बेसिकली जो मेरा पार्ट है, वो पार्ट जिस पर मुझे कंसंट्रेट करना है वो ये है बेटा। ये जो मैंने डॉटेड लाइन वाला बनाया है, इसे मैंने माना है कि ऐसा है। ठीक है, बाकी जो सॉलिड लाइन में मैंने सेक्शन बनाया है, इसे ही हमें कंसीडर करना है। तो इसे कहते हैं हम कोनिकल सेक्शन, यानी कि एक कोन लीजिए
और उसके अपेक्स से x डिस्टेंस पर ऐसे कट कर दीजिए, तो आप देखेंगे दो राउंडेड बेस, एक टॉप हो जाएगा राउंडेड जिसका डायमीटर d1 है, स्मॉल d1, और एक हो जाएगा बेस जिसका डायमीटर d2 है। ठीक है, d2 है। तो ये कुछ आपकी शेप ऐसी हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, तो ये आपका एक कोन था, उसे मैंने ऊपर से कट करके ये सेक्शन बनाया है। ठीक है, अब नोटिस क्या करेंगे बेटा, कुछ रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे। हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें निकालना है बेटा कितना इसमें जो है वो डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज द डिफॉर्मेशन हियर, डेल्टा। ठीक है, डेल्टा। ओके, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, हमने मान लिया कि इस सेक्शन पर P लोड लग रहा है। कितना लोड लग रहा है, P, ऐसे एक्सियल लोड लग रहा है P। सो द एक्सियल लोड इज, एक्सियल लोड इज इक्वल्स टू P। तो एक्सियल लोड है आपका P। ठीक है, तो P जब लोड इस पर लगेगा तो इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, देयर विल बी सम डिफॉर्मेशन, यहां पर आप देख सकते हैं डेल्टा। ठीक है, इसी डेल्टा को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए जब तक क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म था, यानी कि अगर कोई बॉडी ऐसी थी जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म था थ्रू आउट इट्स लेंथ, इसकी लेंथ के बिल्कुल समांतर अगर मैं देखूं तो इसका क्रॉस सेक्शन सब जगह सेम था, तो आपका जो फॉर्मूला था डिफॉर्मेशन का वो था डेल्टा इज इक्वल टू P इंटू L अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। ये आपको याद होगा, PL अपॉन AE। लेकिन अब चूंकि क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है अलोंग द लेंथ, तो बेटा ये फॉर्मूला अब वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर आप क्रॉस सेक्शन एरिया क्या ले रहे हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्म ले रहे हैं, तो ये आपका सुटेबल है, चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम जो बात करेंगे बेटा वेरिंग क्रॉस सेक्शन की, वो बिल्कुल इससे अलग हो जाएगा। ओके, ठीक है। नाउ अब मैंने बेटा क्या किया, अब ध्यान से देखिए बेटा, मैं ऐसा लिख सकता हूं विदाउट एनी हेजिटेशन, L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू D1 अपॉन D2। ठीक है, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2। अगर ध्यान से देखें बेटा हम, ये आपका यहां से यहां तक का जो ट्रायंगल है ये सिमिलर है बेटा इस पूरे ट्रायंगल के, है या नहीं। ठीक है, समरूप त्रिभुज, तो उन्हें कहते हैं समरूप त्रिभुज या सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए क्या होता है कि रेस्पेक्टिव साइड का रेशो हमेशा इक्वल आता है। रेस्पेक्टिव साइड मतलब मान लीजिए ये दो ट्रायंगल हैं जो कि सिमिलर हैं। ठीक है, सिमिलर हैं ये दोनों, तो आप देखेंगे बेटा कि इस साइड का और इस साइड का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा इस साइड की और इस साइड के अनुपात के, यानी कि इसकी लेंथ देख लीजिए कितनी है और इसकी लेंथ कितनी है, उनका अनुपात ले लीजिए या रेशो ले लीजिए, फिर इसको और इसका रेशो ले लीजिए, वो बराबर आएगा, या और इसका, यानी कि तीनों साइड का जो रेशो है वो बराबर। अब देखिए इस छोटे ट्रायंगल में मैंने लिया है L1, यानी कि ये साइड, ये साइड, ठीक है, ये यहां से यहां तक, दिस इज L1। तो L1 अपॉन L2, ये पूरी L2 है, इसका रेशो सेम रहेगा, यानी कि अगर कोई लाइन ऐसे है तो इसका रेशो भी सेम आएगा, डोंट वरी। ठीक है, ये 8th क्लास में पढ़ा जाता है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज। तो L1 अपॉन ये पूरा L2 का रेशो बराबर होगा D1 अपॉन D2। ओके, ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज थी। ओके, नाउ अब मैंने मान लिया बेटा कि इस स्ट्रिप के पास जो डायमीटर है वो D स्मॉल x है, यानी कि सफिक्स x। ठीक है, तो ये जो डायमीटर है इस स्ट्रिप का, यानी कि इस स्ट्रिप का भी तो कोई डायमीटर होगा, मैंने ऐसे काटा है ना इसे, ये देखिए इस स्ट्रिप को मैंने ऐसे काटा है, तो कुछ ऐसे दिखाई दे रही होगी ऐसे। तो यहाँ डायमीटर कितना है, ये मुझे देखना है यहाँ पर कि डायमीटर कितना है, तो मैंने मान लिया दैट इज dx। अब ध्यान से देखना आप कि मैं इसी सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी को कैसे यूज करता हूं। ठीक है, अब देखिए dx यानी कि x स्ट्रिप का कितना डायमीटर है अपॉन, ठीक है, यानी कि जो x स्ट्रिप है उसका डायमीटर कितना है उसे मैंने देख लिया है, तो dx अपॉन d1, dx अपॉन d1 मस्ट, या फिर ऐसे ले लीजिए dx अपॉन x। ठीक है, यहां का डायमीटर अपॉन यहां से यहां तक की हाइट है ना, तो dx अपॉन x इज इक्वल टू होगा
आपका d1 अपॉन L1। बताइए ठीक समझ में आया या नहीं आपके? ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी हम उसे ही यूज कर रहे हैं। तो यहां से एक सेकंड, इसे मत मानिए इक्वेशन। अब यहां से बेटा आ जाएगा dx इज इक्वल टू x इंटू d1 अपॉन L1। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, dx इज इक्वल टू x इंटू d1 अपॉन L1। तो dx की हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके, नाउ यहां से थोड़ा मैं रफ कर देता हूं। ओके, नाउ अब बेटा मैं इस स्ट्रिप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो निकालता हूं, यानी कि वो मैंने मान लिया ax, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। ठीक है, ax। अब चूंकि सर्कुलर है तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो यहां हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू डी एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे डायमीटर कितना है स्ट्रिप का, डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे dx की वैल्यू यहां रखनी होगी। तो मैं dx की वैल्यू रख देता हूं। तो ax इक्वल्स टू पाई बाई 4 इंटू dx की वैल्यू जब मैंने रखी, ये हो जाएगा x इंटू d1 अपॉन L1 का होल स्क्वायर। करेक्ट। तो ये आ गया आपका एरिया, कहां पर, x सेक्शन पर, यानी कि अपेक्स से x डिस्टेंस पर जो आपका डायमीटर dx है उसका एरिया कितना होगा वो आ गया यहां पर। इसे थोड़ा सा जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर इंटू d1 स्क्वायर अपॉन 4L1 स्क्वायर, 4L1 स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ax। ठीक है, ठीक है, तो ये था आपका एरिया। ठीक है, अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। अब ये बताइए मुझे कि जो जनरल फॉर्मूला होता है, ये मैं साफ कर देता हूं यहां से। ठीक है, आई होप आप नोट्स उतारते चल रहे हो, क्योंकि मुझे तो साफ करना पड़ेगा बोर्ड। आप अपने नोट्स को उतारते चलिए, जिससे कि आपको पता रहे कि हमने पीछे क्या लिखा था। ठीक है, अब आपको पता है जो जनरल डिफॉर्मेशन फॉर्मूला होता है डेल्टा, यानी कि किसी भी चीज में डेल्टा जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी वो किसके बराबर होती है। ठीक है, तो वो बराबर है बेटा यहाँ के अकॉर्डिंग इंटीग्रल L1 से L2 इंटू पी एक्स इंटू पी एक्स, याद रखना सफिक्स में ही है, पी एक्स टू डी एक्स अपॉन ए एक्स इंटू ई। ठीक है, ओके, ध्यान से देखिए बेटा। अब जो इंटीग्रेशन है, सॉरी, अब जो डिफॉर्मेशन है वो इंटीग्रेशन से निकालनी होगी, क्योंकि वो वेरी कर रही है अलोंग द लेंथ। डिफॉर्मेशन अलोंग द लेंथ वेरी करेगी, और जब कोई चीज वेरी करती है तो उसे हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से नहीं निकालते कि डेल्टा इक्वल्स टू पी इंटू एल अपॉन ए ई। इससे बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि वेरी कर रही है ना, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन थोड़ी है। तो हम इंटीग्रेशन का, समाकलन की मदद लेते हैं। समाकलन कहां से, L1 से L2 तक जाइए, पी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ए एक्स इंटू ई। अब dx तो आपको पता है क्या है बेटा, दिस इज द dx। एक्चुअली याद रखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है यहाँ पे, ये dx ये वाला है dx, और ये d सफिक्स x है। तो जब मैं ये वाला dx लिखूंगा तो बिल्कुल ऐसे लिखूंगा, और जब सफिक्स वाला dx लिखूंगा तो ये x छोटा सा बिल्कुल नीचे बनाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि dx हमने ले लिया है, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, तो ये dx जो है बेसिकली बेटा p इंटू एल, लेंथ कितनी है स्ट्रिप की, dx अपॉन एरिया ऑफ लेंथ। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, ax हमने निकाला अभी, इंटू यंग्स मॉडुलस। वो तो वही होगा जो पूरे बार का होगा, जो पूरे ऑब्जेक्ट का होगा, क्योंकि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है ई, यंग्स मॉडुलस। ओके, तो दिस इज द टोटल इलोंगेशन ऑफ ए टेपर बार, कोनिकल बार। ठीक है, टोटल इलोंगेशन। Now I will put the value, now I will put the value, और इस वैल्यू में हम देखेंगे कि इस px यानी कि x सेक्शन पर लोड कितना है। देखिए लोड तो कांस्टेंट ही है पूरे सेक्शन पे, p वो तो कहीं चेंज नहीं हो रहा है। तो L1 L2 p इंटू dx अपॉन ax की वैल्यू रख देते हैं, पाई एक्स स्क्वायर इंटू d1 स्क्वायर। अब देखिए अपॉन, चलिए मैं लिख देता हूं 4L1 स्क्वायर इंटू
ई, ये आपका वैल्यू हो गई। तो पी एक्स मतलब एक्स जो सेक्शन जहां पर हमने सेक्शन लिया है एक्स, वहां पर कितना लोड है वो तो पी है पूरे क्रॉस सेक्शन पे, तो वो तो भूल जाइए, उसमें कुछ चेंज होगा। तो पी एक्स की जगह मैंने रखा पी, डी एक्स इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिप, पी एल, पी इंटू एल की जगह डी एक्स रखा, ए एक्स की वैल्यू मैंने यहां से रख दी है और इंटू ई, इंटू ई, ये आपका आ गया है डिफॉर्मेशन। नाउ अब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 4L1 स्क्वायर इंटू पी इंटू डी एक्स अपॉन पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वन स्क्वायर इंटू ई। ये मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पर टोटल डिफॉर्मेशन को, एंड दिस इज द इंटीग्रेशन L1 टू L2, L1 टू L2। ठीक है, अब इसे बस इंटीग्रेट करना है हमें, बाकी सब आ जाएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसमें से कांस्टेंट क्या क्या चीज़ है, वो कांस्टेंट सारे बाहर निकाल लीजिए। ऊपर से जो कांस्टेंट आ रहा है डेल्टा इक्वल्स टू आ रहा है 4PL P इंटू L1 स्क्वायर, ये तो आ गया ऊपर से जो कांस्टेंट है। ठीक है, नीचे से क्या कांस्टेंट आ जाएगा बेटा, नीचे से आ जाएगा पाई D1 स्क्वायर इंटू ई, क्योंकि इनमें अब कोई चेंज नहीं होने वाला है। चेंज किस में होगा बेटा, सिर्फ x में, तो x के अकॉर्डिंगली हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो L1 L2 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते हैं 4PL1 स्क्वायर अपॉन पाई D1 इंटू ई, D1 स्क्वायर इंटू ई, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, देखिए x की पावर ऊपर जाएगी -2, और -2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन होता है x की पावर n का, x की पावर n+1 अपॉन n+1, है ना। तो ये हो जाएगा x की पावर -2+1 अपॉन -2+1, ये हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, x की पावर -1 अपॉन -1, ठीक है, अपॉन -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन को जब आप देखेंगे तो ये आ जाएगा -1 अपॉन x, L1 L2, L1 L2। ठीक है, तो ये आ गया है आपका इंटीग्रेशन से, जो हमने देखा कि x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या आता है, -1/x। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे 4PL1 स्क्वायर अपॉन पाई D1 स्क्वायर इंटू ई, माइनस बाहर ले लेते हैं, चलिए। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें क्या रखेंगे, अपर लिमिट, तो 1/L2। ठीक है, अब यहाँ पे आता है माइनस, ऑलरेडी एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/L1, 1/L1। ठीक है, तो 1/L2 माइनस के प्लस 1/L1। तो यहां से जो आपका थोड़ा सा मैं अगर एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करूंगा इसे, तो ये आ जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू 4PL1 स्क्वायर अपॉन पाई D1 स्क्वायर इंटू ई इंटू, अब देखिए ये हो जाएगा 1/L1 माइनस 1/L2, तो यहाँ नीचे हो जाएगा L1 इंटू L2। ठीक है, 1/L1 माइनस 1/L2, और ऊपर आ जाएगा आपका L2 माइनस L1। ठीक है, नाउ यू कैन ऑब्जर्व, यहाँ से हम देख सकते हैं बेटा अब क्या होगा कि L1 से ये L1 कैंसिल हो जाएगा एक। ठीक है, तो ये बचेगा आपका 4P इंटू L1 इंटू L2 माइनस L1 अपॉन पाई D1 स्क्वायर इंटू ई इंटू L2, ये आया आपका। अब देखिए, ओके, ठीक है, तो ये आ गया है आपका ये जो आया है आपका, ये आया है टोटल कितनी डिफॉर्मेशन हुई। ठीक है, यहां पर कितनी डिफॉर्मेशन हो गई है। नाउ अब ध्यान से देखिए
कि 4p इंटू L1 अपॉन L2 माइनस L1। अब ध्यान से देखिए बेटा, L2 में से अगर L1 चला गया तो ये बचेगा सिर्फ L। ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं आप, ये ठीक है। तो मैं अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि फॉर्मूला आपको समझ में आ जाए। ओके, नाउ डेल्टा इक्वल्स टू हो जाएगा 4p इंटू L1 इंटू, अब देखिए L2 माइनस, यानी कि इस L2 में से जब L1 घटा देंगे तो L बचेगा ही नहीं, तो मैं यहां लिख देता हूं L अपॉन पाई d1 स्क्वायर इंटू ई इंटू L2। ठीक है, तो हमने L2 माइनस L1 की जगह क्या रख दिया, ये। ठीक है, नाउ अब इधर देखिए बेटा, 4p इंटू L अपॉन पाई इंटू d1 स्क्वायर इंटू ई, और यहां L1 अपॉन L2 को मैंने एक जगह लिख लिया। ठीक है, L1 अपॉन L2 को मैंने एक जगह लिख लिया। अब L1 अपॉन L2 वाज इक्वल टू d1 अपॉन d2, अगर आपको याद हो फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन 4p इंटू L अपॉन पाई d1 स्क्वायर इंटू ई इंटू L1 अपॉन L2 की जगह रख सकता हूं बेटा मैं d1 अपॉन d2। ठीक है, तो यहां से एक d1 जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला एक इसमें से यहां से कट जाएगा, तो आपका डेल्टा जो आएगा वो आएगा बेटा फाइनली 4pl अपॉन पाई ई d1 d2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कंपटीशन में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, 4pl अपॉन पाई ई d1 d2। ठीक है, तो ये देखा हमने किस तरीके से किसी कोनिकल सेक्शन पर आप डिफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप अगर आप ध्यान से देखें बेटा, अगर मैं कह दूं कि ये कोनिकल सेक्शन में d1 बराबर d2 है, यानी कि ये छोटा डायमीटर बड़े डायमीटर के बराबर है, तो आप देखेंगे एक यूनिफॉर्म रॉड बन जाएगी, है ना, यूनिफॉर्म। जब d1 और d2 बराबर होंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे ये हो जाएगा 4pl अपॉन पाई ई इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d के बराबर हो जाएगा। तो 4pl अपॉन पाई ई डी स्क्वायर, तो पाई डी स्क्वायर के नीचे जब 4 लाएंगे वो एरिया बन जाएगा, तो आपका फॉर्मूला फिर से वही बन जाएगा pl अपॉन ए, जो अब तक हम पढ़ते हैं। तो किसी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए जो होता है वो जो इलोंगेशन हो या डिफॉर्मेशन हो वो बेटा पाई pl अपॉन ए होता है। तो ये भी वही फॉर्मूला है, बस फर्क क्या आ गया बेटा, चूंकि ये कोनिकल सेक्शन है, टेपर सेक्शन है, तो अब आपका फॉर्मूला बनेगा 4pl अपॉन पाई ई d1 इंटू d2। ठीक है, तो ये था बेटा एक टेपर सेक्शन का इलोंगेशन हमने देखा अंडर एक्सियल लोड। ठीक है, क्या फर्क हमने देखा कि बहुत ज्यादा फर्क है। किसी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन को जब हम सॉल्व करते हैं या देखते हैं तो उसके बाद हमने देखा कि किसी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन पर जब हम लोड लगाएंगे तो किस तरह की डिफॉर्मेशन होगी। तो दोनों डिफॉर्मेशन में देखिए फॉर्मूला तो लगभग एक सा ही आता है, थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, बट हाँ ये जरूर है कि जो यूनिफॉर्म के लिए यूज होता है वो नॉन यूनिफॉर्म के लिए यूज नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हम बेटा अगली क्लास में किसी और टॉपिक के बारे में अंडर एक्सियल लोड उसकी स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो बेटा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सोम सीरीज जो अब चल रही है ये कंटिन्यूसली चलेगी, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे, बहुत सारे इसमें अभी न्यूमेरिकल भी हमें करने बाकी हैं। ठीक है, कंपटीशन के भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मिलता है बेटा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।